तो देखो हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में होने वाला है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम एक केमिकल रिएक्शन का ले लेते हैं। देखो अभी मैं जो एक एग्जाम्पल तुम्हें दूंगी अभी आगे, वो एग्जाम्पल वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में और सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ होते हैं, ठीक है, जिसको तुम केमिस्ट्री लैब बोलते हो, है ना। तो इनको तुम ओपनली या अपने घर पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब तुम ये वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये वाली रिएक्शन कर रहे हो, तो तुम्हें अपने माइंड में 2-3 बातें तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या? देखो केमिस्ट्री इज अ फन, बट अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती कहीं पे हो गई और तुमने उसको मजे में ले लिया तो तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है, बिकॉज इट इज डेंजरस टू। Alright, so whenever you are doing these experiments in your school, in a chemistry lab, then you should wear your glasses, alright, so that you can protect your eye if there is anything going to happen while during you are doing your particular experiment, alright. And secondly, you should wear your coat, which is known as lab coat, which is basically is for your safety, for the safety of your body, alright. So then only you are allowed to do these kind of experiments which cannot be done outside a particular lab. So let's get started. तो देख लेते हैं भाई पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, ठीक है। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। जब तुम लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो करना कैसे है। देखो मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, बेसिकली जो मैग्नीशियम आपकी मेटल है उसका एक बहुत ही थिन सा, एक जैसा रिबन होता है ना देखने में, वैसा ही एक प्लेट काइंड ऑफ तुम्हें दिया जाएगा। अब वही बात देखो, ना तुम्हें अपनी लैब में किसी केमिकल को टच करना है डायरेक्टली हैंड से, सो यू शुड वेयर योर ग्लव्स, और ना ही कुछ भी चीज टेस्ट करनी है। समझ गए बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है, हमने यूज करना है यहाँ पे टोंग। जैसे तुम अपने घर पे चपाती बनाते हो तो उसको सेकने के लिए आपके पास ऐसे वी शेप का एक टोंग होता है, उसको भी टोंग ही बोलेंगे। उसको आप क्या करते हो, उससे आप अपनी चपाती को पकड़ के पकाते हो फायर पे, है ना। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में उसको बोल देते हैं, उस अपरेटस को बोल देते हैं टोंग। तो उस टोंग से तुमने वो रिबन को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उससे भी पहले तुम एक बात देखोगे कि जो मैग्नीशियम, अब मेटल जो होती है, हमने क्या पढ़ा था भाई 9th क्लास में, याद है, हमने पढ़ा था कि मेटल जो है लश्चरस होती है, वो दिखने में बड़ी शाइनी सी, बड़ी ऐसी सी होती है। लेकिन जैसे ही तुम लैब से, जैसे तुम्हें सैंपल मिलेगा ना मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन का, तो वो ऐसा ना अजीब सा दिखेगा। अजीब सा दिखेगा मतलब उस पर एक ग्रे कलर की अजीब सी क्या होगी, कोटिंग होगी ऊपर। तो तुम्हें सबसे पहले उस कोटिंग को निकालना है यूजिंग अ सैंड पेपर। अब तुम बोलोगे भी सैंड पेपर क्या होता है। देखो सैंड पेपर ऐसे ना अजीब सा, कैसा बोलूं, जिसका अनइवन सा सरफेस होता है, तो अगर तुम किसी चीज को उससे साफ करते हो तो वो साफ हो जाती है। तो तुम्हें सबसे पहले जो मिलेगा मैग्नीशियम रिबन, तुम अब देखो हर एक चीज जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ना, उसका एक रीजन है। तो फटाफट से रीजन भी हम लास्ट में एक देखेंगे। तो ये पहला रीजन है कि भाई ये कोटिंग किस चीज की है, क्योंकि मेटल तो हमने पढ़ा है लश्चरस होते हैं, और ये मैग्नीशियम की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ऐसा सा दिखेगा, तुम्हें सैंड पेपर से पहले उसको क्या करना है, क्लीन करना है। कर दिया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में अब तुम्हें टोंग से उस रिबन को पकड़ना है और क्या लगानी है, नीचे आपका बंसन बर्नर होगा, उससे क्या लगानी है, आग लगानी है। और फिर आपने देखना है कि क्या हुआ। समझ गए एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही तुम क्या करोगे, मैग्नीशियम जो कि क्या है, सॉलिड, ठीक है। ये मैं बताऊंगी ऐसे क्यों लिखा, कब। बेसिकली मैंने आपको वैसे 9th में भी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे करना है। तो फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई चीजें भूल गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके एक बार ओवरव्यू लो, ठीक है बात। ओके, अब देखो मैग्नीशियम है, मेटल ले लिया, सॉलिड स्टेट में ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि क्या है, गैस, ऐसे लिख दिया। क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे आपको ऐश वुड की दिख रही थी ना, वैसे ही ये ऐश फॉर्म में आपको दिख जाएगा वहां पे। जैसे ही वो जलेगा, वो ऐसे नीचे जैसे ऐश गिरती है ना आपकी जब आप वुड जलाते हो, वैसे ही ये भी ऐसे निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए बात। तो ऐसा कुछ हो रहा है जब आप उसको मैग्नीशियम को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, ठीक है बात।
अब मैं 1 बाय 1 तुमको आंसर देती हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस के। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई दोनों रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना रहे हैं। तो मेरी एक बात तुम्हें याद हो तो मैं बताऊं कि जो एटम्स हैं वो कब रिएक्ट करते हैं, जब वो अनहैप्पी होते हैं, और जो अनहैप्पी कब होते हैं, जब उनकी वैलेंसी पूरी नहीं होती है ना। याद है कुछ? तो देखते हैं ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर एक और क्वेश्चन है, अगर ये रिएक्ट कर भी रहे हैं तो MgO क्यों बना रहे हैं? भाई MgO2 क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि Mg रिएक्ट कर रहा है O2 से, तो MgO2 क्यों नहीं बन रहा है? MgO क्यों बन रहा है ना। तो देखो क्यों बन रहा है। अगर मैग्नीशियम की बात करूं, है ना, मैग्नीशियम की बात करूं तो ये क्या हो गया भाई, उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक बात, ओके। उसके बाद ये उसका K शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद उसका L शेल हो गया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, है ना। उसके बाद क्या होता है? M शेल होता है, और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स मैं नहीं कराऊंगी, आपको याद होनी चाहिए ये बातें कि ये शेल कैसे आया था, कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किए, क्यों 2 पहले फिल किए, फिर 8, फिर 2, ये आपको ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसी कुछ अरेंजमेंट होती है भाई इन केस ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन के केस में अगर आपके पास न्यूक्लियस ये है ना, ये न्यूक्लियस है, तो के शेल में तो भाई होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और जो L शेल होता है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ये हो गए, 5 और ये हो गए 6। तो ये आपका होता है एक ऑक्सीजन के एटम की बात करी है मैंने, है ना, एक ऑक्सीजन के एटम की बात करी है। बस अब आपको आंसर मिल गया होगा अगर आपको पहले चीजें क्लियर है तो। क्या है वो आंसर? ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2। और अगर ऑक्सीजन की बात करूं, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों हैप्पी नहीं है, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फुली फिल्ड नहीं है। फुली फिल्ड मतलब 8 नहीं है ना। तो देखो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, कुछ याद आ रहा है? पढ़ा है ये ऑलरेडी तुमने, वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, जो क्या डिसाइड करता है कि कितने वो अनहैप्पी है ना। तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो मैग्नीशियम क्या करेगा बोलो? 2 को बाहर भेज देगा, या फिर जितने भी उसको एक्स्ट्रा चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उतना लेगा? कोई नहीं देगा इतने इलेक्ट्रॉन उसको। तो ये क्या कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। और ऑक्सीजन की बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, तो 8 करने के लिए उसको सिर्फ 2 चाहिए है, वो अपने 6 देगा नहीं, 2 लेगा। तो दैट मीन्स इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई भाई? 2 हो गई, है ना। ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है, कैसे देखना है, वैलेंसी कैसे पता चलती है। फिर आपको पता है कि जब भी कोई फॉर्मूला बनता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, तो उनकी वैलेंसी क्या होती है? आपकी क्या होती है? वैलेंसी क्या होनी चाहिए है? इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ बैलेंस कर दो, तो यहाँ अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई? Mg2O2, और इसको सिंपली मैं MgO भी लिख सकती हूँ। इसीलिए जो कंपाउंड बना है आफ्टर रिएक्टिंग मैग्नीशियम एंड O2, इट इज MgO। समझ गए ये बात? क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं तुम्हारा कि तुम्हें उसको क्लीन करने की क्यों जरूरत पड़ी मैग्नीशियम को। तो देखो ये जो रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन हो किसकी वजह से रही है? ऑक्सीजन। और तुम्हारे ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो बेसिकली तुम्हारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं उसमें भी तो क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। उसकी वजह से वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के क्या कर रहा है? आपके जो भी आपका मेटल है मैग्नीशियम, उसके ऊपर लेयरिंग कर दे रहा है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उसी लेयर को तुमको पहले साफ करना पड़ रहा है। समझ गए बात? तो जो लेयर है, जो कोटिंग है, वो इटसेल्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से है। और ये क्यों उस पे आई है? क्योंकि मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर क्या बन गया है? लेयर बन गई है। समझ गए बात? ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकंड एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड एग्जाम्पल। देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ। रिएक्शन कुछ ऐसे है, आपके पास है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, लेड नाइट्रेट, ठीक है, पहले लिख देते हैं क्या है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड
और ये रिएक्ट कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा देखो एक और बात देखो, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ना, वर्ड्स में लिख दिया। यहाँ पे भी देखो जो दो आपकी स्पीशी, क्या वो चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, जैसे यहाँ पे जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या है, आपके एलिमेंट है, ये आपका एटम है, ये आपका एलिमेंट है। लेकिन जो लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड ये कंपाउंड्स हैं। अब मत बोलना कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, तुम्हें सब पता है, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, है ना। ठीक है, तो देखो जो आपकी आप जब भी कोई रिएक्शन लिखोगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो होंगे भाई रिएक्टेंट। क्या होंगे, रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं। बीच में आप दोगे एरो बता रहा है कि चीजें कहां से कहां को चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो यहां से यहां को चेंज हो रही हैं, वो होगा आपका एरो। और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा, आपका प्रोडक्ट। ठीक बात। तो जब भी मैं रिएक्टेंट बोल रही हूँ या प्रोडक्ट बोल रही हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे Mg+O2 ये क्या हुए, रिएक्टेंट, और ये जो बना ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, फॉर्मूला कुछ ऐसे है, लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है PbNO3 टॉइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या दे रहा है भाई, दे रहा है आपको लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, है ना। अब तुम बोलोगे भाई इसको ऐसे क्यों लिखा, तो ये तुमको करवाया है मैंने। जब भी आयनिक की बात करें और आयंस एक से ज्यादा बाइंड करें तो उसको हम ब्रैकेट में लिख के बाहर लिखते हैं नंबर। ठीक है, हम इसको नॉर्मल PbNO3 नहीं लिख सकते, है ना। तो ये बातें तुमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं आपको ये बातें कि ऐसे ही क्यों लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ठीक है बात। अब रिएक्ट क्या कर रहा है भाई, PbNO3 Ki के साथ रिएक्ट करके PbI2 प्लस KNO3 बना रहा है। और एक और बात तुम्हें मैं बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो है वो एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में मतलब इसका सोल्यूशन बनाया वाटर में। ठीक है, ये बताऊंगी मैं तुमको कब कब क्या यूज करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बनाया, अभी मैं सिर्फ तुमको एक रिएक्शन खुद से दे रही हूँ, तो समझो इसमें से समझना क्या है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, पर ये सॉलिड पीपीटी बन जाते हैं। पीपीटी होते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट। और ये भी क्या है तुम्हारा, एक्वस फॉर्म में। हमें कैसे पता कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गए, क्योंकि जैसे ही ये रिएक्शन होगी आपको इसकी वजह से येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे। प्रेसिपिटेट मतलब कि जिसमें भी सॉल्यूशन में वो है ना, उसमें वो सॉल्युबल नहीं है, वो तुम्हें दिख जाएंगे ऊपर ऐसे वॉल्स पे, तुम्हें वो दिख जाएंगे क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो येलो कलर, जैसे ही ये रिएक्शन हुई येलो कलर के ऐसे पीपीटी आपको उस टेस्ट ट्यूब में दिख गए जिसमें तुमने PbNO3 और Ki को डाला था। समझ गए बात। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कलर दिख गया हमें कि ये हुआ, इसी से हमें पता चला कि पक्का कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। समझ गए बात। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल देखो उसमें क्या करो, थर्ड एग्जाम्पल देखो, उसमें क्या ले लो आप, थर्ड एग्जाम्पल में देखो उसमें क्या ले लो आप, एक ऐसे apparatus ले लो। ठीक है, और इसमें क्या करो आप, जिंक ग्रैनुअल्स डाल दो, मतलब जिंक जो मेटल है वो डाल दो। ठीक है, जिंक डाल दिया, सॉलिड फॉर्म, है ना। और इसमें आप क्या डाल दो, इसमें आप यहाँ तक धीरे धीरे एकदम आराम से एसिड डाल दो। तो देखो जब भी लैब में एसिड के साथ डील करो बहुत ज़्यादा आराम से, बहुत ज़्यादा समझ के, ठीक है, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, मान लो हमने ऐड कर दिया H2SO4 एसिड ऐड कर दिया, और उसका हमने एक्वस मतलब डाइल्यूट यूज किया है, क्योंकि हमने उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, उसको डाइल्यूट कर लिया है, इसलिए मैंने इसको एक्वस लिख दिया। तो देखो होगा क्या, ये जो आपका यहाँ पे बना है, ये रिएक्शन जो हुआ है उसमें होगा क्या आपका, अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल लेके आऊं, ठीक है, एक कैंडल लेके आऊं जलती हुई यहाँ पे, तो आपको ना यहाँ पे एक साउंड आएगी, पॉप साउंड। पॉप साउंड समझते हो क्या होती है? जैसे ही मतलब ये आएगा, जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही तुम्हारी रिएक्शन शुरू हुई, तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक जलती हुई कैंडल इसके माउथ पे लेके आओगे, जलती हुई कैंडल। जैसे ही जलती हुई कैंडल इसके माउथ पे लेके आओगे ना, ऐसे
करके पॉप की साउंड आएगी, समझ रहे हो ना क्या पॉप साउंड होगी, ठीक है। अब वो साउंड आ रही है, दैट मीन्स यहाँ से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है भाई, रिलीज हो रहा है, और मैं मान के चल रही हूँ कि कोई गैस रिलीज हो रही है। साथ ही दूसरी चीज करोगे, क्या चीज करोगे दूसरी, तुम इसको फील करोगे, इस फ्लास्क को हाथ लगा के इसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बाहर से जस्ट तुमने इस ग्लास की होती है ये फ्लास्क, जो भी आपका ये ऑपरेटस है, उसको तुम्हें सिर्फ क्या करना है, मान लो ये तुम्हारी फ्लास्क है, तुम्हें हाथ लगा के नीचे से बाहर से सिर्फ हाथ लगा के देखना है कि क्या तुम्हें फील हो रहा है, क्या ये ठंडा है या ये गर्म है, तो तुम्हें फील होगा कि भाई ये बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा मतलब बियरेबल हॉट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होता हुआ दिखा है और हमें कुछ गैस भी निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि पॉप साउंड आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ जल रहा है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, आपकी जलती हुई कैंडल को उसके माउथ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखना हो तो फटाफट इसको रिएक्शन फॉर्म में लिख लें। क्या किया है, देखो जिंक लिया है सॉलिड, है ना, और उसमें क्या डाला है हमने H2SO4, और वो मैंने आपको बताया डाइल्यूट लिया है तो उसको लिख दिया एक्वस, है ना। ये दोनों चीजें हमने फ्लास्क में डाली थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये गैस है जो इवॉल्व हो रही है, और इसी गैस की वजह से पॉप साउंड हो रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है भाई वो कंबस्टिबल होती है, ठीक है, जलाओगे तो ऐसे पॉप साउंड आएगी। तो यहाँ पे ये रिलीज हो रही है और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो देखो क्यों मैंने तुमको ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि इन सब में तुम अगर एक बात नोटिस करो तो क्या बात नोटिस करोगे, देखो पहले तो स्टेट चेंज हो रही है। क्यों स्टेट चेंज हो रही है, जा रहा है यहाँ देखो, ये जो था तुमने एक्वस सोल्यूशन ऐसे लिया है ना इसका, लेकिन क्या बन गया, जो भी तुम्हें प्रोडक्ट में मिला वो सॉलिड मिला, पीपीटी दिख रहे हैं तुम्हें प्रेसिपिटेट, जो कि क्या है सॉलिड, तो स्टेट चेंज हो गई, है ना। यहाँ पे तुमने क्या स्टार्ट किया था, सॉलिड मैग्नीशियम से स्टार्ट किया था, और तुम्हारी ये एशेस फॉर्म में चले गया, मतलब ऐसा नहीं दिखा जैसा ये है, दैट मीन्स यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि स्टेट चेंज दिख रही है, समझ गए बात। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, ये जो है ना रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे हीट भी निकल रही है, क्योंकि हमें वो फ्लास्क में फील करके दिख रही है, हीट भी निकल रही है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं, जहाँ पे आपकी हीट भी निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देख के ही समझ में आ जाएगा, उसको फील करके समझ में आ जाएगा कि एक्सोथर्मिक है। अगर वो फ्लास्क गर्म हो गया तो यहाँ भाई हीट निकल रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ कलर भी चेंज हो रहा है, येलो हो गया, हमें समझ में आ गया कि कलर चेंज हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ फ्लास्क के अंदर। तो बोलने का मतलब ये है, क्या मतलब है बोलने का, कि पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता चलेगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो तुम्हें कुछ इंट्यूशंस मिल जाएंगी, जैसे स्टेट चेंज होती हुई दिखेगी तुम्हें कोई गैस निकलती हुई दिखेगी, तो तुम्हें उसको एनालिसिस करनी है, उसके अलग अलग वेज होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे वे था जलती हुई कैंडल, उसके पास लेके आना, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का पता ऐसे ही चलता है क्योंकि वो कंबस्टिबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कलर चेंज हो सकता है किसी रिएक्शन में, कलर चेंज हो गया तो पक्का केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना। तो ये सब कुछ मेथड है जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। बात ओवरव्यू मिल गया ना, केमिकल रिएक्शन जो बोल रहे हैं वो होती क्या है, ठीक है। अब ना एक और बात मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब हमने 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो लेवोसियर ने दिया था कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास जो होता है वो कंजर्व होता है ना। ये बात लेवोसियर ने की थी ना, मास कंजर्वेशन ऑफ मास आपका रूल दिया था लेवोसियर ने। तो जरा यहाँ देख लें इस रिएक्शन में वो ऐसा हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो भाई नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते कि ये सही है। तो अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है मेरे पास रिएक्टेंट, और देखूं राइट हैंड साइड जो कि क्या है मेरे प्रोडक्ट, तो अगर मैं पहले देखूं मैग्नीशियम को भाई, तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में इसके एटम कितने हैं 1। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड में कितने हैं 1। तो ये तो गड़बड़ होगी, यहाँ तो 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम सेम ही नहीं है, तो ये तो गलती हो गई, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए रिएक्शन को, जब भी तुमने रिएक्शन को लिखना है, जब भी तुम बोल रहे हो कि ये रिएक्शन हो रही है, तुम्हें उसको बैलेंस कर लेना है। अब बैलेंस करते टाइम अच्छा देखो इसको बैलेंस करेंगे अगर हम, तो क्या करोगे तुम्हारे पास यहाँ 2 है, तुम यहाँ 2 लगा दोगे, है ना, या तुम यहाँ 2 लगा दोगे। मुझे बताओ जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो तुम 2 MgO लिखोगे या फिर तुम MgO2,
तो अगर सब चीजें ढंग से पढ़ी है तो तुम बोलोगे नहीं नहीं इसको तो कभी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि एक कंपाउंड की अपनी एक कॉम्पोजिशन होती है, अगर MgO बना है तो MgO ही होगा। लेकिन आप नंबर या आप चेंज कहाँ पे कर सकते हो, उसके आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको केमिकल फॉर्मूले को कभी नहीं छेड़ना, कभी भी नहीं केमिकल फॉर्मूले को छेड़ना है। अगर ZnSO4 है तो Zn2SO4 कभी भी नहीं होगा। समझ गए ये बात? ध्यान में अपने दिमाग में इसको लॉक कर लेना है कि कभी भी बैलेंस करते हुए रिएक्शन को फॉर्मूला को कभी नहीं छेड़ना है आपने, ठीक है। आप कहाँ चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो कि इतने नंबर, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप केमिकल फॉर्मूला को कभी नहीं छेड़ना है। तो जरा इसको बैलेंस करो। क्या करें भाई, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई 2 2। लेकिन अब हमारे मैग्नीशियम जो है वो इम्बैलेंस हो गए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2। समझ गए बात? यहाँ देखो इस रिएक्शन को देखो क्या है, कैसे करना है, ऐसे करना है ना, ऐसे लिख लेना, क्योंकि नया नया कर रहे हो तुम ये काम, तो इसको लिख के समझना है कैसे बोल दिया है ना। अगर इसकी बात करूँ तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो और राइट हैंड साइड में देखो, क्या देखोगे, पहले क्या देखोगे, लेड, Pb होता है सिंबल लेड का, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेड के एटम कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं 1, है ना। अगर नाइट्रोजन देखूं तो नाइट्रोजन कितने हैं, देखो ध्यान से देखना ये बात, ये है NO3 और ब्रैकेट में 2 2, मतलब इसके साथ भी ये भी 2 है और ये भी 2 है ना। तो नाइट्रोजन कितने हैं, बाहर ब्रैकेट में 2 है, तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, बाकी और लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इतना साइड देखना है तुमको और कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ तो क्या है 2। अगर यहाँ नाइट्रोजन देखो तो नाइट्रोजन यहाँ क्या है 1, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर नहीं है कुछ भी, सिर्फ 3 है, वो भी सिर्फ किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं भाई 1। क्या बच गया, क्या बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं फटाफट मुझे बता दो, यहाँ पे 3 है या 6 है, 6 है। देखो ध्यान से, जब भी आपके पास ब्रैकेट में ऐसे होगा तो आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वही आपके नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम होंगे, ठीक है बात। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, तो ऑक्सीजन इस अगर ऐसे दिया है तो नाइट्रोजन हो गए 2 और ऑक्सीजन भी डबल है, लेकिन किसके, वो ऑलरेडी 3 है, तो 3 2 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं सिर्फ 3। क्या बच गया, कुछ बचा, यस बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे लिख रही हूँ देखो, पोटेशियम देख लेते हैं, है ना। पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं भाई 1, और पोटेशियम यहाँ पे भी कितने हैं 1, और क्या बच गया, आयोडीन बच गया, आयोडीन लिख लो, आयोडीन यहाँ पे कितने हैं टोटल 1, आयोडीन यहाँ पे कितने हैं टोटल 2। तो क्या क्या ऑलरेडी बैलेंस है उसको क्या कर लेते हैं, हम टिक कर लेते हैं, Pb बैलेंस है, ठीक है, आपका ना नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, पोटेशियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस नहीं है। तो ये भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, और इसको हमने इस रिएक्शन को लिखा है ना, तो इसको हम इक्वेशन लिख दें, क्योंकि हमने इसको रिटन फॉर्म में लिखा है कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्या बोल देते हैं इक्वेशन। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे, ये कैसे करना है ये समझेंगे, क्योंकि वो तो बड़ा ही इजी था, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो कैसे समझेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जरा थर्ड वाली प्रॉब्लम पे आओ, नंबर ऑफ जिंक लेफ्ट में कितने हैं 1, राइट में कितने हैं 1, उसके बाद सल्फर लेफ्ट में कितना है 1, राइट में 1, ऑक्सीजन लेफ्ट में 4, राइट में 4, हाइड्रोजन 2, तो ये तो क्या है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर इस तरह की रिएक्शन होगी, इस तरह की इक्वेशन होगी, उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात? तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है बात।